नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और दूरदर्शन हिमाचल पर आपके लिए हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम कृषि दर्शन। दोस्तों, आज हम कृषि दर्शन में बात करने वाले हैं सब्जियों की उन्नत पैदावार के बारे में। और इस मसले पर, या मैं कहूँ इस टॉपिक पर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इनसे आपको मिलवाते हुए, क्योंकि ये हैं एक प्रगतिशील किसान और इनसे हमें आज जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तारुफ मैं करवाती हूँ हमारे आज के गेस्ट से, जो है सुभाष वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये ना सिर्फ किसान है, बल्कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पर जा कर के बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हासिल किया है। जैसे कि इन्होंने मर्चेंट नेवी में 7 ईयर्स तक जो है काम किया है, बतौर माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर इन्होंने काम किया है। स्किल डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत सारा काम किया है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ में। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं जितना भी बात करूं उतना कम है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, वो फोकस करने वाले हैं हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इतनी सारी जगह पर इन्होंने काम किया है और फिर आफ्टर ऑल उसके बाद में इन्होंने एग्रीकल्चर में आकर के जो है अपनी किस्मत को आजमाया है और किस तरीके से ये जो है विविध आयाम स्थापित किए हुए हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर हम। और वाकई हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कि हमारा आज का विषय भी है सब्जियों की उन्नत पैदावार, तो क्यों ना यहीं से सवाल शुरू करते हैं कि किस तरीके से एक उन्नत सब्जियों की एक उन्नत पैदावार जो है वो होती है, की जा सकती है, किन बातों का ख्याल रखें। मैं सबसे पहले मैं डीडी हिमाचल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जी। जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो किसान भाइयों के साथ में और जो डीडी हिमाचल के दर्शक हैं उनके साथ में साझा कर सकूं। जी। कृषि में जो आज के टाइम में जो उन्नत खेती के लिए जो फसलों के ऊपर में काम है, उसके लिए सरकार भी बहुत काम कर रही है और किसान भी अच्छे से काम कर रहे हैं। बाज़ार में अच्छे बीज आ गए हैं और टूल्स भी अच्छे आए हैं। आज की खेती में और पहले की खेती में दिन रात का फ़र्क है। खेती और किसान से आदमी के दिमाग में थॉट्स आता था कि 2 बैल और एक हल लेके आदमी किसान, पर आज 2025 में खेती बाड़ी और किसान उस लेवल का नहीं है। अब टेक्नोलॉजी है और सुविधाएं अच्छी है, सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, टूल्स और मशीनरी के ऊपर में सब्सिडीज़ मिल रही हैं, बीज अच्छा है और विभिन्न विभागों के थ्रू, जैसे एग्रीकल्चर के थ्रू बीज मिलता है। आलू का बीज है, मूली है, मटर है, भिन्न भिन्न तरह की जो भी सब्जियां लगती है उसके ऊपर में सब्सिडी मिल रही है, अच्छी क्वालिटी का बीज है। खेती बाड़ी में सबसे मेन जो, अगर हमें अच्छी जो प्रोडक्शन लेनी है सब्जी में, तो हमें जो बेसिक चीज़ें उसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो जिस एरिया में हमें खेती करनी है उस एरिया का की जो भौगोलिक स्थिति किस तरीके की है। अब हम शिमला में अगर यहाँ पर धान की खेती करना चाहेंगे तो उस लेवल पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर उस लेवल का नहीं है। पर यहाँ पे अगर जो हम सब्जी, जो कैश क्रॉप है, मटर है, बीन है, फूल गोभी है, अच्छी क्वालिटी की तैयार होती है। और टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रहता है। जिस एरिया में जो सब्जी लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर क्लाइमेट रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि आप बाईचड़ी पंचायत से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के आप रहने वाले हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन दिनों कृषि में। और सोशल मीडिया पे भी जो है काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपको फॉलो करते हैं, आपकी कृषि की जो टेक्निक्स हैं उनको फॉलो भी वो लोग करते हैं। तो एक जो मेरा एक सवाल थोड़ा सा हट के आपसे रहेगा, वो ये रहेगा कि आप एक किसान के बेटे हैं, किसान हैं आप, और डिफरेंट जगह पर जाकर के आपने काम किया है, आखिर में आके आपने वापस कृषि को ज्वाइन किया है। तो मतलब ऐसा क्या था जो वापस आप कृषि की तरफ को मुड़े? वरना युवा तो ऐसे हैं कि जो एक बार जॉब में निकल गए वो निकल गए, फिर वो वापस मुड़ के नहीं देखते हैं, चाहे जितनी भी ज़मीन हो। मैं स्टार्टिंग में स्कूलिंग और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में पहले मर्चेंट नेवी में जॉब किया। तो जैसे रहता आदमी को क्रेज रहता है कि हाँ नेम फेम पैसा बाहर घूमने को मिला। उसके बाद में फिर कुछ परिवार की कुछ कंडीशन इस हिसाब से थी, घर से अकेला था। अच्छा। तो फिर मुझे घर वालों ने फोर्स किया कि हाँ आप घर पे रहें, और फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी। पहले ग्रैंडफादर भी सरकारी मुलाजिम रहे, पापा भी रहे, तो कोई उस तरीके से भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप घर पे देखें अगर जो कुछ करना है।
तो वो कहते हैं ना कि आप ज़मीन से जितनी मोहब्बत करते हैं, ज़मीन उतनी ही मोहब्बत से आपको काफ़ी चीज़ें देती हैं, जी बतौर गिफ्ट देती हैं, जी आपको खूब नेम एंड फेम देती है। सो वापस आते हैं अपने कृषि वाले टॉपिक पर। मैं बात करूँगी डिफरेंट टेक्निक्स की, टेक्नोलॉजीज़ की, कि अगर जैसे वक्त बदला है, हालात बदले हैं, उसी तरीके से कृषि में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे कौन से वो बदलाव हैं जिन्होंने कृषि को थोड़ा आसान किया है पहले के मुकाबले? कृषि पहले में और अब में कृषि में जो मेन जो डिफरेंस है वो ग्रास रूट से ही चालू हो गया है। पहले में क्या था कि खेत कृषि करनी है तो आपको बैल रखने पड़ेंगे और मैन पावर ज़्यादा लगती थी, पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अभी जो मशीनरी उस लेवल की आ गई है, पावर टिलर आ रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो जुताई में दिक्कत नहीं होती है। और अब स्कीम्स भी बहुत अच्छी है। पहले इरिगेशन में, सिंचाई में दिक्कत आती थी। मैक्सिमम एरिया जो हिली एरिया है यहाँ पे, पहाड़ तो नदी नालों के साथ के एरिया हैं जहाँ पे पानी है, वहाँ तो सिंचाई हो जाती थी। अब देखिए, हम बार बार पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं, तो पहाड़ों से अगर मैं बात करूं कि पहाड़ों में वैसे भी कृषि करना जो है, खेती करना बहुत एक मुश्किल टास्क ये रहा है, तो उसके बारे में काइंडली थोड़ा सा बताएं कि बदलते हालात के साथ क्या इसमें कहीं पर थोड़ा बदलाव आया है, कि अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं जो आज भी फेस करने पड़ते हैं, जिसके आगे कोई टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करती है? ये सारी चीज़ें मैम हमारे दिमाग की सोच है। एक आदमी आपदा में अवसर ढूंढेगा, और एक अगर नेगेटिव सोचना तो हम उस साइड भी जा सकते हैं। अभी पहले और अब में खेती में चैलेंजेस है, पहले भी थे, अभी भी है, पर अब जो जिस तरीके से जो नया टेक्नोलॉजी आया उस हिसाब से भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। पहले में बाज़ार कम था, आज के टाइम में रीच ज़्यादा है। आप सब्जी तैयार कर रहे हैं, आप दिल्ली भेज सकते हैं, चंडीगढ़ भेज सकते हैं, लुधियाना भेज सकते हैं, ओवरऑल इंडिया में आप कहीं पे भी भेज सकते हैं। पर पहले वो सोर्सेज नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं होती थी, रोड नहीं थे। तो आज के समय में ये चीज़ें ईजी है। आप सब्जी जो तैयार कर रहे हैं उसको कहीं भी बाज़ार में कहीं पे भी आप दे सकते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। अभी हम बातें आजकल के मौसमी सब्जियों पर, तो आजकल जो मौसम चल रहा है इसके हिसाब से सबसे बेस्ट ऐसी कौन सी फसल है जिस पर इन्वेस्ट करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है किसानों के लिए, जिस वजह से कम लागत से ज़्यादा उनको मुनाफा हो जाए? इस तरीके से कुछ है क्या? ये जो सीज़न है, ये मैम रेनी सीजन में जो हमारा हिमाचल, मैं खासकर हिमाचल की बात कर रहा हूँ, अपर हिमाचल, शिमला, सोलन, सिरमौर, इस बेल्ट में ये इस सीज़न में फार्मर्स अच्छी इनकम लेते हैं फार्मिंग से, क्योंकि मॉनसून में नीचे प्लेन्स वाले एरिया में बारिश हो जाएगा, पूरा पानी भर जाता है, तो फसलें नहीं ले पाते हैं। इस सीज़न में हमारे यहाँ पे मटर हाइट वाले एरिया में, और शिमला मिर्च, गोभी, और मेन जो शिमला मिर्च और टमाटर इस सीज़न में बहुत बल्क में होता है और पूरे इंडिया को सप्लाई करते हैं। जो हिमाचल में सुंदरनगर की जो बेल्ट है, टमाटर में बहुत हैवी वॉल्यूम में वो लोग तैयार करते हैं। अभी नीचे धीरे धीरे जैसे ज़्यादा बारिशें होंगी तो नीचे में फसलें बर्बाद हो जाएगी पूरी, जो सब्जी वाली जितनी भी है वेजिटेबल, तो उस समय हिमाचल पूरे पीक पे रहेगा। तो उससे क्या इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं किसानों के, और अच्छा है। अच्छा, अब जैसे हम कहते हैं कि एक बढ़िया किस्म का बीज लगाया जाए या पौध लगाई जाए, तो मतलब क्या इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं एक अच्छी फसल में, एक अच्छे किस्म का बीज हो? तो सबसे पहले तो हमें जो बीज है उसका चयन अच्छे से करना है कि मार्केट में कौन सा बीज चल रहा है, और जो डीलर हैं वो भी जेन्युइन होने चाहिए। कि आप देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, कि आज उधर में डुप्लीकेट बीज पकड़ा गया, दवाइयाँ पकड़ी गई। तो आप देखें कि जो बाज़ार में विश्वास योग्य कोई है डीलर, उससे आप बीज लें। और सेकंड, अब पहले में और अब में जो चेंजेस आए हैं, हमने पहले भी इस पे बात किया कि जैसे शिमला मिर्च लगाना है, टमाटर लगाना है, तो बजाय आप उसको ज़मीन पे पौध को देने के, आप उसको सीडलिंग ट्रे में आता है, अच्छा, कोकोपिट यूज़ करके, और उसमें अगर आप उसको उन पौधों को तैयार करेंगे तो वो आपको रिजल्ट अच्छे देंगे, प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, और उसकी ग्रोथ जो ज़मीन पे लगाने हैं उसके निस्बत ज़्यादा रहेगी, उसमें बीमारियाँ भी कम आती हैं। अब जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का भी यूज़ हो रहा है, अब सब्जियां पता ही नहीं चलती हैं कि कौन सी ऑर्गेनिक से बनी है, कौन सी केमिकल्स हैं, सब चमकदार सब्जियां होती हैं। तो ऐसे में कैसे जो हमारे दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं वो कैसे पता लगाएं कि सब्जियां केमिकल से बनी है कि ऑर्गेनिक हैं? कुछ इसका कोई पहचान हो सकती है? इसकी पहचान आप देखें, बाज़ार में आपको अदरक मिलेगा, असम का अदरक रहता है,
तो आप उस अदरक को बाज़ार से लेके आएँ और अपने घर पे आपने 1 हफ़्ता रखना उसको। अच्छा। तो 1 हफ़्ते के अंदर जिस दिन आप लाएँ उस दिन भी उसकी शक्ल अदरक की वही थी और 1 हफ़्ते के बाद में उसकी शक्ल वही है। तो अच्छा। आपको क्या लगता है कि नेचुरल होगा वो? नो। वो केमिकल में उसको डालकर और अच्छा दिखाने के लिए बेच रहे हैं लोग, व्यापार बनाया है लोगों ने। और हम जैसे बुद्धिजीवी लोग जो कि बड़ा साफ़ सुथरा खाने के चक्कर में केमिकल खा रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि इन्वायरमेंट नेचर है ना एक। अब किसी चीज़ को अगर आपने खेत से निकाला है, फसल की तुड़ाई की है, तो उसकी एक लिमिट है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन धीरे धीरे उसकी जो उसका जो शेप है वो बिगड़ने लग जाएगी, जो उसकी शाइनें कम होने लग जाएगी। पर जो केमिकल में उसमें कुछ नहीं ऐसा रहता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बाज़ार में प्रोडक्ट आ रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ा सा ऑर्गेनिक खेती की तरफ आते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती जो है वो क्या ये मुश्किल है, आसान है, क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। ऑर्गेनिक खेती मुश्किल नहीं है मैम। हमारे जो पूर्वज उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ऑर्गेनिक खेती तो की थी। पर आज के समय में बाज़ार की डिमांड और ज़्यादा पैसा कमाने की जो हमारी लालसा है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। अंधाधुंध खाद डाल रहे हैं ज़मीनों में और दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे कुछ समय के लिए प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी, पर आने वाले टाइम में वो चीज़ें हमारी ज़मीन को भी नुकसान करेगी। और जो हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, जो जिन लोगों को हम वो चीज़ें सर्व कर रहे हैं, उन लोगों की हेल्थ के लिए ख़राब रहेगा। तो मुझे लगता है कि बजाय केमिकल के आप जाने के आप क्वालिटी पे डील करें, जरूरी नहीं वॉल्यूम पे डील करना है। अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी की बात करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी को किस तरीके से मेंटेन रखा जाए, मतलब ऐसी वो कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए कि हमारी जो ज़मीन है जिससे हम फसल ले रहे हैं उससे पहले जो उसकी वैल्यू थी या जो फर्टिलिटी थी वो बाद में भी एज इट इज़ वो मेंटेन रहे, क्या करना चाहिए? एक तो हमें मैम उसमें जो सब्जियां लगानी है उसके लिए एक प्रॉपर चार्ट टाइप बनाना पड़ेगा। चार्ट इन द सेंस कि अभी मैंने जिस खेत में मैंने आलू लगाया तो उसके बाद में जो नेक्स्ट फसल लगेगी कुछ दलहन लगाई जाए। अच्छा। गेहूं की बिजाई की जाए, मक्की की कुछ दालें बीजी जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसान क्या कर रहे हैं, वो आलू निकला उसी खेत में मूली लगा दिया है। अच्छा। मूली निकली उसके बाद में बीन लगा दिया, बीन के बाद में फिर उसमें आलू लग गया। तो अगर एक ही चक्कर में वो फसल लगती रहेगी तो धीरे 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 उसमें बीमारियां ज़्यादा आएंगी। अच्छा। और प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो फसल का चक्कर तोड़ना है, आप फसलें बदल बदल के लगाए, ज़मीन को रेस्ट भी देना है। अब एक फसल निकाला और जैसे ही उसको हार्वेस्ट किया तुरंत 1-2 दिन के अंदर में आप दूसरी फसल लगा रहे, तो उस ज़मीन को रेस्ट कहाँ मिला। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ज़मीन को जब आप चाहे बैलों के साथ हल लगाएं, चाहे रूटर वेटर से या ट्रैक्टर से चलाएं, उस ज़मीन को पकने के लिए कुछ समय देना आपने, जिससे धूप हवा उसमें जाए और उसकी जो उपजाऊ बने वो तब जिंदा रह पाएगा। और उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हम उसमें मल्च का यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए जैसे घास पत्तियाँ वो डाल सकते हैं। गोबर जो गाय भैंस का गोबर, उससे बढ़िया तो जीवन में कुछ है ही नहीं। उत्तम खेती, अच्छी खेती वो तभी होगी अगर हम उसमें नेचुरल जाएंगे। हाँ, जैसे पशुपालन भी कम होता जा रहा है। इवन हम गांव में भी देखते हैं काफ़ी सारी जगह जो है लोगों ने पशु रखना कम कर दिया है, पशुपालन कम हो गया, जिस वजह से गोबर जैसी चीज़ें जो खेतों के लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो भी नहीं हो रही हैं। तो उस कंडीशन में किस तरीके से खेती करना एक पॉसिबल है किसी के भी लिए, आप बताएं प्लीज़। ये सबसे मेन जो दिक्कत है कि आज के टाइम में कोई भी आदमी अपने हाथ गोबर और मिट्टी में नहीं डालना चाहता। पर ऐसा नहीं है। यदि आप ने जानवर रखे हैं तो उससे आप गोबर ही नहीं ले रहे हो, आप उनसे दूध ले रहे हो। और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं और मार्केट में अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। आप दूध, मक्खन, घी, पनीर, खोआ कुछ भी ले सकते हो। साथ में आपको गाय से दूध मिल रहा है, गोबर मिल रहा है। गोबर से आप बर्मी कंपोस्ट बना सकते हो और बर्मी कंपोस्ट के भी मार्केट में बड़े अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो ये चक्कर है, ये एक किसान बिना जानवर के, बिना गोबर के खेती करना इम्पॉसिबल है। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि हम लोग जितनी जल्दी ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेंगे उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा रहेगा। बजाय ये यूरिया खेतों में डालने से कुछ नहीं होगा। कुछ समय के लिए अच्छी फसलें मिलेगी, पर एक समय ऐसा आएगा कि वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। क्या ऐसा भी कभी होता है कि जैसे कहते हैं एक ही खेत में, जैसे मानो अदरक की खेती हो रही है तो बार बार उसी खेत में अदरक नहीं लगाना है, दूसरे खेत में अदरक लगाना है, या लहसुन लगा दिया है तो लहसुन ही नहीं लगेगा,
बाकी भी लगाना, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। अभी प्रेजेंट में शिमला के सराउंडिंग एरिया में, शिमला ग्रामीण की बात मैं करता हूँ कि यहाँ पे मेनली दिक्कत क्या आ रही है कि एक समय था जब आपने सिरमौर का आपने सुना होगा, अदरक और सोलन के टमाटर बड़े फेमस थे। उस समय शिमला का अदरक बड़ा फेमस था। तो शिमला का ऐसा कोई घर, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर हर घर में 20-20, 25-25 क्विंटल अदरक लोगों के पास में होता था, और वो मेन इनकम सोर्सेज था किसान के ऊपर में। जब भी कभी कोई बुरा समय आता था, बच्चे की शादी है, बच्चे की एजुकेशन है, तो वो जाता था, अदरक गड्ढे से निकाला और बाज़ार में डाला और उसका अपना घर का सारे काम निकलता था। पर जब हरित क्रांति आई तो उसके साथ में अच्छी चीज़ों के साथ में कुछ बुरी चीज़ें भी आई। हम लोगों ने अंधाधुंध खेतों में यूरिया डाला, जिससे हमारी ज़मीनों में उपजाऊपन वो नहीं रह गया। धीरे धीरे क्या हुआ, अदरक ख़त्म हो गया। वही अगर बार बार एक ही खेत में कंटिन्यू आप वही फसल लगाते रहेंगे तो उससे दिक्कत आ जाएगी। बिल्ट लहसुन है, लहसुन में आज के टाइम में वही दिक्कत आ रही है। लहसुन भी हमारे शिमला में लहसुन भी ख़राब होने लग गया है। तो कोशिश करें कि आप बदल बदल के फसल लगाएं खेतों में। इस साल आपने इस खेत में लगाया तो नेक्स्ट सीजन में आप दूसरे में लगाएं, तो आप अच्छी फसल भी लेंगे और बीमारियां भी कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, पॉली हाउसेस और ग्रीन हाउसेस के बारे में काइंडली थोड़ा बताएं कि ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है कितना इम्पोर्टेंट है? पॉली हाउसेस और ग्रीन हाउसेस ने पॉली हाउस और ग्रीन हाउसेस ने कृषि में ना एक रेवोल्यूशन ले आया है। आप देखें कि अभी रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में जो खुले में चीज़ तैयार नहीं हो सकती, हम उसको पॉली हाउस में तैयार कर सकते हैं। वो अभी ग्राफ्टेड प्लांट्स आ गए हैं, टमाटर के, बैंगन के ऊपर में ग्राफ्ट करके पौधे लगा रहे हैं और उनको 8-8, 9-9 महीने, 10-10 महीने, 11-12 महीने तक उनसे कंटिन्यू आप टमाटर ले रहे हैं। पर वो खुले एरिया में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको उसको पॉली हाउस में ही तैयार कर पाएंगे। शिमला मिर्च देखी होगी आपने, लाल पीली मिर्चें हैं जो बड़े बड़े शहरों में होटल्स में बड़ी डिमांड रहती है उनकी, तो वो पॉली हाउस के कारण ही पॉसिबल हो पाया। फूलों की खेती आप हाँ, वो बहुत ज़्यादा वो अगर ट्रेंड आप में रही है। इधर सोलन बेल्ट में, चायल में जाएंगे तो उधर से करोड़ों का टर्नओवर है। किसानों ने अपनी ही नहीं, अपने क्षेत्र की दशा दिशा चेंज कर दी है उन पॉली हाउस में फूलों की खेती करके। अच्छा, फसलों को किन सब चीज़ों से नुकसान भी रहता है और उस नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है फसलों को? फसलों को जो नुकसान रहता है कि जब मैं किसी खेत में कोई फसल लगा रहा हूँ तो एक तो उसका जो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगा तो उसमें उसको रोशनी प्रॉपर नहीं मिलेगी और हवा प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो उसमें बीमारियाँ ज़्यादा लगेगी। सेकंड, हम जो बीज लगा रहे हैं एरिया वाइज ही वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अभी ज़रूरी नहीं है जो चीज़ जो ब्रीड शिमला में लग रही है वो सोलन में भी लगेगी। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा जैसे क्लाइमेट का भी चेंज हो जाता है, या फिर मैं कहूँ कि जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ये क्रॉप्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये रहती हैं। मैम बिल्कुल, जो नेचर है, नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में कृषि कर रहे हैं तो प्रकृति से रिलेटेड है। तो एरिया वाइज वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की भूगोलिक स्थिति कैसी है। अब जो सेब रोडू में, रामपुर में, रोडू में और कोटगढ़ में होगा वो नालागढ़ में नहीं होगा। पर जो फसल हमें नालागढ़ में मिलेगी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो एरिया वाइज हाइट और वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का किस तरीके का, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फ्रूट्स देखेंगे आप मनाली में, कुल्लू मनाली साइड में या JNK में, कहीं पे जो हाइट वाले एरिया हैं वहाँ पे फ्रूट्स अच्छे मिलते हैं। पर बनाना है वो बनाना, केला है, केला यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो एरिया वाइज हमें चूज़ करना पड़ेगा कि किस एरिया में कौन सी फसल, कौन सा फ्रूट सही रहेगा, तो उसका यूज़ करें हम। अब देखिए, बीज से लेकर अगर हम बात करते हैं, पैदावार से लेकर हम बात करते हैं, भंडारण हो, क्रय विक्रय हो, मार्केट तक ले जाना हो, एक पूरी एक जर्नी है ये, है ना, जो एक किसान से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और समझ सकता है। और इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि ये जो पूरी जर्नी एक होती है एक फसल की, उसको स्टार्टिंग से लगाने से लेके लास्ट में सेल आउट करने तक की जो जर्नी है, उसका जो प्रोसेस रहता है उसमें चैलेंजेस क्या रहते हैं? सबसे पहले चैलेंजेस की ही बात करते हैं, उसके बाद उससे कैसे आप कोप अप कर सकते हैं? सबसे स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस रहते हैं कि सही बीज मिलना। अभी जो फार्मर, जो किसान लगाना चाह रहा है, यदि उसे
बीज सही क्वालिटी का नहीं मिलेगा तो उसकी जो मेहनत है, जो उसका समय, वो बर्बाद हो जाएगा। पर वही अगर उसको बीज अच्छा मिल गया है तो उसको प्रोडक्शन ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बीज अच्छा मिल गया, उसके बाद में उसने खेती के लिए जो मेन प्रेपरेशन रहता है, तैयारी रहती है, ज़मीन को अच्छे से जोतना है, उसमें प्रॉपर घास खरपतवार है उसको हटाना है, उसमें आपने गोबर या जो खाद मिला रहे हैं उसको प्रॉपर वे में करना है। उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था, अगर समर में लगा रहे हैं तो पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और पानी सही नहीं मिलेगा तो दिक्कत करेगा, या ज़्यादा पानी मिलेगा ओवर वाटरिंग की वजह से भी फसल ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें फसल के लगाने से और तैयार करने तक ये चीज़ें चलेगी। समय समय आने पर उसमें किस बीमारी के लिए कौन सी खाद या कौन सा स्प्रे करना, उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो देखिए जैसे ही फसल तैयार होगी उसके बाद में हमें सही समय पे उसे काट कर हमें बाजार ले जाना। बाजार में भी फिर मैम एक चीज़ जो मेनली है कि किसान फसल तैयार कर लेता है पर बाजार में उसे उसका उचित भाव नहीं मिल पाता है। जो ये बिचौले हैं, बिचौले शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, शायद बुरा लगे, पर बाज़ार में मंडी है, मंडी में एक फार्मर जा रहा है, उसे 10 रुपये भाव मिल रहा है, फिर उससे वो सब्जी जाएगी शॉप पे, शॉप वाला वही सब्जी कस्टमर को जो दे रहा है 40 से 50 रुपये दे रहा है, फार्मर को मिल रहा है 10 रुपये। तो वो जो खरीद रहा है वो भी ठगा जा रहा है और जो पैदा कर रहा है वो भी ठगा जा रहा है, और जो मुनाफा है वो बिचौले कमा रहे हैं। फिर ऐसे में क्या किया जाए, मतलब कि मैक्सिमम जो है बेनिफिट एक किसान तक पहुंचे? सोशल मीडिया क्या कोई रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में? सोशल मीडिया का आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल है। अब मैं औरों की बात नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जब से मैंने एग्रीकल्चर में करने की कोशिश की तो स्टार्टिंग में कोई बताने वाला नहीं था। खेती बाड़ी करना और आज के समय की खेती बाड़ी करने में बहुत फ़र्क है। हम पहले एक भी करते थे तो उस समय में जो क्लाइमेट था वो नेचुरल था, आपने चीज़ बो दी है, वो उग रही है, समय से बारिश हो रही है, वो दिक्कत नहीं थी। पर आज ऐसा नहीं है, अब तो वातावरण बहुत चेंज हो गया है। विंटर्स में बारिश नहीं हो रही है, समर में बारिश हो रही है। तो वो चीज़ें जो सोशल मीडिया के थ्रू आप जो टेक्नोलॉजी है उससे भी आपको आइडिया रहता है भी कि हाँ देख सकते हैं आप नेट पे भी हाँ मौसम क्या है। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं भी आज के टाइम में मार्केट में कौन सा बीज ज़्यादा ट्रेंड में है। अब शिमला की में ही खेती नहीं हो रही है, जो यहाँ पे टमाटर यूज़ हो रहा है, बॉम्बे में भी कर रहे हैं लोग, उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन सी उसमें दवाइयाँ यूज़ होती है। शॉप पे जाएंगे तो दुकानदार के लिए तो सब अच्छा है, उनका तो बिजनेस है, पर अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर आपने फसल तैयार कर दी तो फसल बेचने के लिए भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद, मैं भी अदरक के ऊपर में काम कर रहे हैं, जो सीड का अदरक है, तो लगभग 15-16 कुंटल अभी अदरक हमने लगाया है। तो कुछ बेचा भी है। तो बेचा तो हमने अपने फेसबुक हिमाचल किसान करके मेरा पेज है फेसबुक पे, तो उसके माध्यम से हमने डाले, पोस्ट डाले कि हमारे पास में बीज है, क्वालिटी। फिर इस पे आपकी पूरी हिस्ट्री का पता रहता है। मैंने वो जब हार्वेस्ट किया था नवंबर दिसंबर में, उस समय बीज की क्वालिटी क्या थी, फिर जब निकाला मार्च अप्रैल में उस समय, फिर वो मार्केट में गया तो इसी के माध्यम से मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझे अच्छा भाव मिला। मैंने मतलब बाजार में 200 जहाँ पर तक पहले बेचा। टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी ने जो है काफ़ी हद तक काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स को मैं कहूँ तो दूर किया है, और अपने ही जैसे बहुत सारे बाकी किसान भाइयों से भी जो है किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर किए हैं। किसी से न्यू टेक्निक सीखने को ही मिलती हैं। हो सकता है मैं अपने घर पर किसी और तरीके से खेती कर रही हूँ, लेकिन आपका तरीका अलग हो, आपका तरीका जिसमें आपको ज़्यादा मुनाफा हो रहा हो, तो एक सोशल मीडिया के ज़रिए जो है मुझे भी वो सीखने को वो आपसे मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये बात आपने कही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सोशल मीडिया भी प्ले करता है, एक प्लेटफॉर्म भी है। अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं तो अब तो ऑनलाइन सब्जियां भी वैसे ही खरीदी जाती हैं जैसे कि हम ऑनलाइन बाकी की शॉपिंग करते हैं, ये ग्रॉसरीज भी वैसे ही खरीदी जाती हैं। अच्छा, मैं यूथ के लिए आपका मैसेज लेना चाहूँगी जो इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं अब जितने भी मेरे युवा साथी हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और सही दिशा में चले। जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी है, इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप जो नेशन को सर्व कर रहे हैं अच्छा सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं उनको वो जो खा रहे हैं केमिकल, जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे ही देश की सेवा कर सकते हैं। आप खेतों में अच्छा फार्मिंग करें, क्वालिटी स्टफ तैयार करें, वो जनरेशन न्यू जनरेशन है वो खाएंगे पिएंगे, वो हेल्दी होंगे।
साथ में इनकम सोर्सेज भी है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में खेतीबाड़ी में पैसा नहीं है, बहुत अच्छा पैसा है, पर सही तरीके से सही जगह पे सही काम करना पड़ेगा। और बजाय 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरी के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप घर पे अपनी फैमिली के साथ रहें, खेतीबाड़ी करें, अच्छे से करें। चलिए, आप यहाँ पर आए सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे बात करके, आपसे इतनी सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर के मुझे लगता है कि सभी दर्शक भी तमाम उनकी जानकारी में भी वृद्धि हुई होगी और काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। और आज के लिए आपका धन्यवाद। और फिलहाल एक बार फिर से लेकर आएंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही खास विषय पर यह खास कार्यक्रम कृषि दर्शन। फिलहाल आज के लिए लें आप इजाज़त। नमस्कार।